पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने बर्क के चिंतन के दो प्रमुख पक्षों, उसकी प्राकृतिक अधिकार की धारणा और अनुबंध संबंधी जो उसका दृष्टिकोण है उस पर विचार किया। और जैसा कि हमने देखा कि वो प्राकृतिक अधिकार शब्द और अनुबंध की एक पुनर्व्याख्या कर देता है, जिससे कि उसके अब वो अर्थ नहीं रहते जो कि 18वीं शताब्दी के उदारवादी विचारकों जैसे लॉक वगैरह ने बताए थे। क्योंकि उसने कहा कि प्राकृतिक अधिकार इस अर्थ में प्राकृतिक हैं कि कुछ हमारे जीवन के जो लक्ष्य हैं, मनुष्य के जीवन के, उन लक्ष्यों की पूर्ति में जो परिस्थितियां या जो सुविधाएं या जो व्यवस्थाएं हमारी मदद करती हैं, यानी हमारे नेचर के फुलफिलमेंट में जो चीज़ें हमारी मदद करती हैं, वे हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं। और क्योंकि इस प्रकार की परिस्थितियां समाज में ही संभव हैं या समाज के सहयोग से ही संभव हैं, इस प्रकार की परिस्थितियां कभी प्राकृतिक दशा में प्राप्त नहीं हो सकती थीं, या एक ऐसे समाज में जो कि कृत्रिम है उसमें प्राप्त नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए प्राकृतिक अधिकार वे परिस्थितियां हैं, वे व्यवस्थाएं हैं, वे सुविधाएं हैं जो कि हमारे नेचर को परफेक्ट करने में मदद करती हैं और जिनकी प्राप्ति हमें केवल समाज में ही हो सकती है। अब ये एक ऐसी व्याख्या है जो कि लॉक वगैरह के नेचुरल राइट के सिद्धांत या हॉब्स के नेचुरल राइट के सिद्धांत को बिल्कुल उलट देती है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जो नेचुरल राइट का जो ट्रेडिशनल मीनिंग है उसकी ओर वो वापस ले जाता है हमें। और इसकी जो व्याख्या हॉब्स और लॉक और दूसरे विचारक, थॉमस पेन जैसे विचारक, कि कोई हमारे ऐसे अधिकार हैं जो कि प्री सोशल हैं या प्री पॉलिटिकल हैं, या जो केवल हमारी बेसिक जो हमारी नीड्स हैं उनके सेटिस्फेक्शन के लिए होते हैं, तो वो कहता कि नहीं, प्राकृतिक अधिकार जो है वो हमारे नेचर के परफेक्शन की कंडीशंस होती हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जो अरस्तु ने जिस अर्थ में प्रकृति या नेचर शब्द का प्रयोग किया, बर्क उसी अर्थ में नेचर शब्द को ग्रहण करता है। और इसी तरह से वो कहता है कि समाज भी एक अनुबंध है, लेकिन एक ऐसा अनुबंध जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी रिन्यू होता रहता है, जिसमें कॉन्टिन्यूटी है, एक स्टेबिलिटी है। और इसलिए वो अनुबंध के विचार का इस प्रकार से प्रयोग करता है कि उससे जो भाव निकलते हैं, जो अर्थ निकलते हैं, जो इम्प्लिकेशंस निकलते हैं, वो ये कि समाज एक स्वाभाविक संस्था है, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, वो कोई कृत्रिम या मनुष्यकृत संस्था नहीं। तो इस तरह से बर्क ने इन दोनों महत्वपूर्ण अवधारणाओं को रीइंटरप्रेट किया और उनको उनके जो ओरिजिनल मीनिंग्स रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल ट्रेडिशन में, उन ओरिजिनल मीनिंग्स में उनको रिस्टोर किया, स्थापित किया। इस दृष्टि से बर्क की महत्ता। अब उसके बाद जो एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत बर्क के राजनीतिक चिंतन का है, वो उसका नेचुरल एरिस्टोक्रेसी का सिद्धांत है, कुलीनता का सिद्धांत है कि कोई भी राज्य कुलीनों के मार्गदर्शन के बिना व्यवस्थित रूप से संचालित नहीं हो सकता। कोई भी समाज अपने उच्चतम लक्ष्यों को बिना कुलीनों के मार्गदर्शन के प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस अर्थ में उसने, हम जानते हैं कि जो उस 18वीं शताब्दी के जो लिबरल्स थे वो डेमोक्रेट नहीं थे, पॉपुलर गवर्नमेंट के कोई बहुत प्रशंसक नहीं थे, बल्कि पॉपुलर गवर्नमेंट या जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसको जिस तरह से आज हम जानते हैं उसके जो डेंजरस इम्प्लिकेशंस हैं
जो उसके खतरनाक निहितार्थ हो सकते हैं उनसे वो भली प्रकार से अवगत थे। तो बर्क भी कोई डेमोक्रेट नहीं था, और ये बात उसके नेचुरल एरिस्टोक्रेसी के पक्ष पोषण में सामने आती है। बर्क कहता है कि हर समाज, हर राज्य एक हायरार्की होता है, एक पद सोपान होता है, एक उच्चतर निम्नतर का संबंध हर समाज में होता है। एक मेडिवल आइडिया था, यूरोप में मेडिवल एजेस में भी इसी प्रकार से एक हायरार्किकल सोसाइटी का विचार प्रचलन में था। आधुनिक काल में आने के बाद जो ट्रेडिशनल हायरार्कीज थी उनको अस्वीकार कर दिया गया, और एक इगलिटेरियनिज्म का जो विचार आया, तो जो कि 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हो चुका था इगलिटेरियनिज्म, एडमंड बर्क उसको स्वीकार नहीं करता। एडमंड बर्क कहता है कि जो सोसाइटीज़ होती हैं, जो पॉलिटीज़ होती हैं, उनका स्ट्रक्चर, जो नेचुरल उनका जो स्ट्रक्चर है, उसमें हायरार्की अंतर्निहित है। बिना हायरार्की के कोई सोसाइटी, कोई स्टेट हो ही नहीं सकता। और जब इसका स्ट्रक्चर हायरार्किकल है तो ये जाहिर होता है कि जो लोग हायरार्की में ऊपर हैं उनका प्रभाव नीचे तक व्यापक रूप से पड़ता है कि वे किस प्रकार के लोग हैं। यानी दूसरे शब्दों में जो लीडर्स हैं वे किस प्रकार के लोग हैं। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग नेतृत्व प्रदान करते हैं, मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, वे लोग किस प्रकार के। तो बर्क कहता है कि कुछ लोग, जैसा कि प्लेटो ने भी कहा, कि कुछ लोग बाय नेचर एरिस्टोक्रेट्स होते हैं, यानी प्रकृति ही उनको कुछ विशिष्ट क्षमताएं, विशिष्ट गुण, विशिष्ट प्रकार की बुद्धिमत्ता प्रदान करके भेजती है, जिसको भी कहता है कि एरिस्टोक्रेसी ऑफ वर्च्यू, इंटेलिजेंस एंड वेल्थ, कि कुछ लोग बाय नेचर इंटेलेक्चुअली सुपीरियर होते हैं, कुछ लोग बाय नेचर बहुत वर्चुअस होते हैं, या कुछ लोग जो हैं वो वंश परंपरा से संपत्ति अर्जित करते हैं, जिसके कारण संपत्ति की पवित्रता और महत्ता के प्रति उनके अंदर एक विशिष्ट प्रकार का भाव होता है। तो ऐसे लोग, जिनको वो कहता है द वाइजर, द मोर एक्सपर्ट एंड द मोर ऑप्युलेंट, ऐसे लोगों को समाज के शिखर पर होना चाहिए। यानी ऐसे लोगों को शासन संचालन या समाज के मार्गदर्शन का दायित्व दिया जाना चाहिए। वो बाय नेचर फिट हैं लीडर होने के लिए। तो ये जो नेचुरल एरिस्टोक्रेसी है, ये किसी भी समाज के शिखर पर होनी चाहिए। जैसे कि प्लेटो कहता है कि जो लोग अत्यंत बुद्धिमान हैं, चरित्रवान हैं, सद्गुणों से संपन्न हैं, उनको समाज में शासक का दायित्व दिया जाना चाहिए। मध्ययुगीन चिंतन में भी और यूनानी चिंतन में भी ये विचार काफ़ी मान्यता प्राप्त रहा है। भारतीय राजदर्शन में भी इसी प्रकार से जिस राजतंत्र की परिकल्पना की गई है, वो एक प्रकार से एक एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम है, एक एरिस्टोक्रेटिक व्यवस्था है। राजा और उसके मंत्रियों के लिए अनेक प्रकार के गुण, अनेक प्रकार की क्षमताएं आवश्यक मानी गई हैं। तो इसलिए वो कहता है कि ये जो लोग हैं, इनको शासन करने का या राज्य का मार्गदर्शन करने का सहज रूप से इनके अंदर सामर्थ्य होती है, और इसलिए नेतृत्व प्रदान करना उन्हीं का अधिकार क्षेत्र है, उन्हीं का ज्यूरिस्डिक्शन। इसलिए क्योंकि इस प्रकार के लोगों की दृष्टि, इस प्रकार के लोगों का भाव बहुत ही पवित्र और विकसित होता है, और वे समाज और राज्य के कल्याण के प्रश्नों पर या मनुष्य के कल्याण के प्रश्नों पर बहुत
व्यापक रूप से विचार कर सकते हैं। और इसलिए वे समाज के अगर संचालक होंगे, समाज के अगर व्यवस्थापक होंगे, समाज का अगर वे नेतृत्व प्रदान करेंगे, तो वे ठीक वैसे ही राज्य को सही दिशा में ले जाएंगे जैसे कि एक दिशा बोधक यंत्र किसी जहाज को उसके लक्ष्य तक पहुंचा देता है। तो इस आधार पर वो कहता है कि ऐसे बुद्धिमान, गुणवान, चरित्रवान लोगों को, जिनको कि वो बाय नेचर एरिस्टोक्रेट कहता है, और वैसे भी जो यूनानी भाषा का एरिस्टोक्रेसी शब्द है उसका मतलब होता है कि वर्चुअस व्यक्ति को एरिस्टोक्रेट कहा गया, एरिस्टोक्रेसी ऑफ वर्च्यू, एरिस्टोक्रेसी ऑफ इंटेलेक्ट। और इसी में जुड़ी हुई तीसरी बात है कि जो वंश परंपरा से धनी हो, जिसके लिए हमारे यहाँ रईस शब्द का प्रयोग किया जाता है आम बोलचाल की भाषा में, कि जिनके पास धन तो है लेकिन धन से उत्पन्न होने वाले दोषों से वे मुक्त हैं। जो नव धनाढ्य वर्ग है वो इसीलिए धन के दोषों से ज़्यादा ग्रस्त रहता है, क्योंकि वो उसके लिए धन ही साध्य बन जाता है। लेकिन जो वंश परंपरा से धनी है उसके अंदर इस प्रकार की तृष्णा या इस प्रकार की वासना नहीं होती, बल्कि वो धन का सदुपयोग करने की प्रवृत्ति उसके अंदर स्वाभाविक रूप से विद्यमान होती है। तो ऐसे लोगों को, जो ज़्यादा वर्चुअस हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज़्यादा रिच हैं, इनको समाज के मार्गदर्शन का अधिकार होता है और होना भी चाहिए। और ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो सार्वजनिक कल्याण और व्यक्तिगत कल्याण में बहुत अच्छे प्रकार से सामंजस्य बैठाने की स्थिति में होते हैं। बर्ग कहता है कि वो लोग सेल्फ इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से हार्मोनाइज करना जानते हैं। इसलिए उनके पास ये अधिकार, नेतृत्व का अधिकार होना चाहिए, उनको लीडरशिप का दायित्व मिलना चाहिए। क्योंकि किसी भी समाज के संचालन में जहाँ इंडिविजुअल इंटरेस्ट का महत्व है, वही पब्लिक इंटरेस्ट का भी बहुत महत्व है। अब इन दोनों को कैसे, इनके बीच कैसे सामंजस्य किया जाए, इनको कैसे एक दूसरे का पूरक बनाया जाए, ये संपादित करना भी एक कला है। इसके लिए भी एक विजडम की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है, जो कि इस नेचुरल एरिस्टोक्रेसी के पास विद्यमान होती है। बर्ग के इस सिद्धांत की आलोचना भी काफ़ी हुई। ख़ास तौर से ये कहा गया कि बर्ग जो है वो कुछ धनी और शक्तिशाली लोगों के क्लिक का, उनके एक गुट का शासन चाहता है, इसका पक्षधर है। आलोचकों ने उसके ऊपर आरोप लगाया कि ये जो एक प्रकार से ऑलिगार्किक उसकी अप्रोच है, सेल्फ इंटरेस्टेड रूल ऑफ द रिच एंड द पावरफुल, कि रिच और पावरफुल, धनी और शक्तिशाली लोगों का जो एक समूह होता है राज्य में, वे सब राजशक्ति पर नियंत्रण कर लें और फिर राजशक्ति का अपने स्वार्थ में, अपने हित में प्रयोग करें। इस प्रकार के शासन को यूनान में ऑलिगार्की कहा जाता था, धनिक तंत्र। तो बर्ग धनिक तंत्र का समर्थक नहीं है, कुलीन तंत्र का तो है लेकिन धनिक तंत्र का नहीं। केवल धनी होने से, केवल शक्तिशाली होने से कोई कुलीन नहीं बन जाता, क्योंकि कुलीनता आंतरिक गुणों के प्रकाश से उत्पन्न होती है। बाह्य वस्तुओं के संग्रह से या बाह्य शक्ति के संग्रह से कोई कुलीन नहीं बन जाता। और इसलिए यूनान में एक एरिस्टोक्रेट और एक ऑलिगार्क में अंतर किया गया था। तो बर्ग और ये खतरा कि ऐसे लोग और जो लोग धनी, जब धनिकों का शासन होता है
तो फिर वो धनिक लोग तो शासन शक्ति का दुरुपयोग करते हैं अपनी आर्थिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, और इसके लिए वो प्रजा का शोषण करते हैं, जनता का शोषण करते हैं, जिससे राज्य में बहुत असंतोष और अशांति पैदा होती है। तो वो कोई धनिकों के शासन का पक्षधर नहीं है। जब उसने धनिकों का उल्लेख किया है तो उसने उस एरिस्टोक्रेसी का उल्लेख किया है जो कि इंग्लैंड में वंश परंपरा से, जो वहाँ के रईस लोग थे, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी किसी रियासत के या किसी ज़मीन के मालिक थे, और जो कि अपने ऊपर निर्भर लोगों के प्रति एक सद्भाव रखते थे, उनके कल्याण के लिए सजग रहते थे। तो इसलिए उसने उस लैंडेड एरिस्टोक्रेसी का वो भाव लेता है कि जो वंश परंपरा से लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी, जिसने कि इंग्लैंड में बहुत सारे कल्याणकारी कार्य भी किए अपने अपने समाजों में, वो उस प्रकार से नहीं है कि कोई व्यक्ति रातों रात धनी बन जाए और उसके बाद वो शासन की शक्ति को हड़प ले या शासन में आ जाए, और उसके बाद फिर ऐसा व्यक्ति तो कभी प्रजा का कल्याण कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो अपेक्षित आंतरिक गुण हैं वे नहीं हो सकते। रातों रात धन तो आप अर्जित कर सकते हैं, लेकिन जो सद संस्कार हैं, जो सद्बुद्धि है, जो सद्गुण हैं, वे कोई इस प्रकार से अर्जित नहीं किए जाते। वो तो प्रकृति प्रदत्त भी होते हैं, और फिर अगर वंश परंपरा से उनको विकसित किया गया है तो फिर वो सामने आ जाते हैं। तो इस प्रकार से बर्क एरिस्टोक्रेसी का पक्षधर है, ऑलिगार्की का नहीं। और वो ये मानता है कि जो ऑलिगार्क होता है वो, उसको उन्होंने कहा कि जो ऑलिगार्क्स होते हैं उसका तो वो कटु आलोचक है, धनिक तंत्र का तो वो कटु आलोचक है, क्योंकि वो कहता है कि ये जो धनिक तंत्र में जिन लोगों के हाथ में शासन की शक्ति होती है, ये लोग तो एक तरह से पैरासाइट्स होते हैं कि वो अपने धन को बढ़ाने के लिए प्रजा का खून चूसते हैं। पैरासाइट्स होते हैं, परजीवी होते हैं, बफून्स होते हैं। बफून मतलब ये कि बिल्कुल उनके अंदर कोई श्रेष्ठ चरित्र नहीं होता, इसलिए वे नाटकीयता उनके अंदर बहुत होती है। वो एक प्रकार से जो नाटकीयता के द्वारा शासन का संचालन करना चाहते हैं, थिएट्रिकल बहुत होते हैं, पिम्स की तरह काम करते हैं, फ्लैटरर्स की तरह काम करते हैं। इसलिए वो ऐसे धनिक तंत्र के लिए तो बड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल करता है कि जो ऑलिगार्क्स होते हैं वे एक्ट लाइक फ्लैटरर्स, पैरासाइट्स, पिम्स एंड बफून्स। तो इसलिए वो डिस्टिंक्शन करता है नेचुरल एरिस्टोक्रेसी और ऑलिगार्की में। और उसने कहा भी है, उसका एक महत्वपूर्ण कथन है, ये ट्रू नेचुरल एरिस्टोक्रेसी इज नॉट ए सेपरेट इंटरेस्ट इन स्टेट नॉर सेपरेबल फ्रॉम इट। कि जो किसी राज्य में जो नेचुरल एरिस्टोक्रेसी होती है, जो कुलीन होते हैं, वे कभी अपने को समाज से पृथक नहीं मानते, और इसलिए समाज से अपने को पृथक मानकर अपने स्वार्थ पूर्ति में लिप्त नहीं रहते, बल्कि वे अपने को समाज का एक अंग मानकर उसके कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत रहते हैं। तो इसलिए जो नेचुरल एरिस्टोक्रेसी जहाँ पर नेतृत्व प्रदान करेगी, वहाँ पर वो सबके कल्याण के लिए प्रयास करेगी। इट इज़ एन इसेंशियल इंटीग्रेंट पार्ट ऑफ एनी लार्ज बॉडी राइटली कॉन्स्टिट्यूटेड। बर्क कहता है कि बिना नेचुरल एरिस्टोक्रेसी के कोई समाज सम्यक रूप से गठित ही नहीं हो सकता। अनिवार्य है, अगर कोई सुगठित समाज है, सुव्यवस्थित समाज है, तो बिना कुलीनों के वो संभव ही नहीं है। कुलीनता तो समाज को सुगठित और सुव्यवस्थित और सुनियोजित करने की अनिवार्य शर्त है।
इसलिए वो कहता है कि जो नेचुरल एरिस्टोक्रेसी है वो तो इसेंशियल इंटीग्रेंट पार्ट ऑफ एनी लार्ज बॉडी राइटली कॉन्स्टिट्यूटेड। वही समाज राइटली कॉन्स्टिट्यूटेड है, यानी सम्यक अर्थ में व्यवस्थित होगा, सुगठित होगा, जिसमें नेतृत्व प्रदान करने का काम एक नेचुरल एरिस्टोक्रेट करता है। तो इसलिए वो इतना आवश्यक मानता है। इसलिए जो आलोचना है उस आलोचना को तो जवाब स्वयं बर्क ने ही दे दिया कि वो कोई ओलिगार्किक गवर्नमेंट का पक्षधर नहीं है। इंग्लैंड में उस समय भी कुछ इस प्रकार के शासन आए थे जिनका कि कैरेक्टर ओलिगार्किक था। ऐसे प्रधानमंत्री आए या ऐसी विक पार्टी में ऐसे गुट आए जिनका कि कैरेक्टर ओलिगार्किक था। बर्क उनका बड़ा कटु आलोचक था। फिर एक अन्य प्रश्न जिसके माध्यम से बर्क ने कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक सत्यों का प्रतिपादन किया है, वो संविधान के स्वरूप को लेकर है कि एक संविधान क्या होता है। खासतौर से इंग्लैंड के संविधान के संदर्भ में उसने इस विषय पर विचार किया। ये सवाल 18वीं शताब्दी के इंग्लैंड में इसलिए महत्वपूर्ण बन गया था क्योंकि जो फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789 में, और फ्रांस में क्रांति के बाद जो सैकड़ों वर्षों की जो मोनार्की थी, जो व्यवस्था थी राज्य और समाज की, उसको एक झटके में उखाड़ फेंक दिया गया था। फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया था और एक नया संविधान बना के फ्रांस के शासन संचालन का काम प्रारंभ किया गया था, जो कि बहुत ही असफल प्रयोग था, जो कि बाद की घटनाओं ने जिसको सिद्ध कर दिया। लेकिन बर्क इस प्रकार के प्रयोग या इस प्रकार के प्रयास के खतरे को भली प्रकार से समझ रहा था और उसने कहा कि संविधान कोई यंत्र नहीं होते जिनको दो चार लोग मिलकर जिनकी रचना कर लें और जिसके आधार पर वे देश और समाज का शासन प्रबंध करना शुरू कर दें और सही दिशा में काम होता रहे। तो संविधान कोई मैकेनिकल स्ट्रक्चर नहीं होता। संविधान कोई रातों रात नहीं बनते। संविधान कुछ महीनों या कुछ एक वर्षों के प्रयास का परिणाम नहीं होते। संविधान कुछ आकर्षक विचारों के संग्रह नहीं होते, यानी जिसको उसने कहा एप्रायरी रीजनिंग्स का परिणाम नहीं होते संविधान। और जो संविधान इस प्रकार के होते हैं वो टिकते नहीं, चलते नहीं, क्योंकि उनकी जड़ें अपनी भूमि में नहीं होती, अपने इतिहास में नहीं होती, अपनी परंपरा में नहीं होती। वे एक प्रकार के एक नॉवेल, एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हम एब्स्ट्रैक्ट और नॉवेल स्ट्रक्चर होता है, एक अमूर्त रचना है जो कि हमने इधर उधर से के विचारों के आधार पर बना ली और जिससे हम समझते हैं कि किसी देश का शासन संचालन हो सकता है। तो वो कहता है ये तो संभव ही नहीं, बल्कि जो संविधान ऐसे बना के लागू किए जाते हैं वे न केवल टिकाऊ नहीं होते बल्कि वे समाज में भारी उथल पुथल उत्पन्न कर देते हैं, समाज में भारी अव्यवस्था उत्पन्न कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे संविधानों का राष्ट्र के इतिहास से, राष्ट्र की परंपरा से, राष्ट्र की संस्कृति से कोई संबंध नहीं होता। उनकी जड़ें हमारी अपनी ज़मीन में नहीं होती। वो फैंसीफुल आइडियाज़ पर, कुछ आकर्षक विचारों पर आधारित होते हैं जिनका इधर उधर से हम संग्रह कर लेते हैं। और उसने कहा भी और उसके बाद भी ये बात प्रमाणित हुई कि फ्रांस में पता नहीं कितने संविधान क्रांति के बाद बने और वे सारे प्रयोग असफल रहे। तो इसलिए वो कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई मैकेनिकल स्ट्रक्चर नहीं है जिसको आप रातों रात फैशन आउट कर लें, बना लें। वो कोई
2-4 या 150 लोगों की सभा के द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज नहीं होता। तो फिर संविधान क्या होता है? तो वो कहता है कि जो संविधान है वो प्रिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। प्रिस्क्रिप्टिव से मतलब कि उसकी जड़ें हमारे इतिहास और परंपरा में होनी चाहिए। वो हमको संविधान सैकड़ों वर्षों के विकास का, सैकड़ों वर्षों के अनुभव का, सैकड़ों वर्षों के प्रयास का निचोड़ होता है। यानी वो किसी जातीय संस्कार का निष्कर्ष होता है। और वो इंग्लैंड के कहता कि हमारा जो इंग्लैंड का संविधान है वो इसी प्रकार का संविधान है, और वो उसके शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो इंग्लैंड का संविधान है वो एक प्रिस्क्रिप्टिव संविधान है। इसको शताब्दियों में ये विकसित हुआ है, जिसको हमारे पूर्वजों के द्वारा, इतिहास के द्वारा, हमारी परंपरा के द्वारा, हमारी कस्टम और ट्रेडिशन के द्वारा सेंक्टिफाई किया गया है, प्रिस्क्राइब किया गया है। Our constitution is a prescriptive constitution whose sole authority is that it has existed time out of mind। कि ये कैसे, इसकी जो विशिष्टता है, इसकी जो महत्ता है वो ये कि ये अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है। हमारे स्वभाव में, हमारे प्रकृति में ये अंतर्निहित है। ये कोई बाहर से ला दी गई चीज़ नहीं है जैसे कि फ्रांस के क्रांतिकारियों ने किया, बल्कि ये जैसा कि प्लेटो ने भी कहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशंस आर रिटन ऑन द सोल्स ऑफ द सिटीजन्स, कि जो संविधान होते हैं वो लोगों की आत्मा में लिखे जाते हैं, उनकी आत्मा में विद्यमान होते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि जो प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि सैकड़ों वर्षों से हमारे जीवन का, हमारे समाज का, हमारी राज व्यवस्था का आधार रहा है। क्यों? क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन इज द मोस्ट सॉलिड ऑफ ऑल टाइटल्स, not only of property but which is to secure property to the government। कि शासन का सबसे सुदृढ़ आधार प्रिस्क्रिप्शन ही होता है। यानी जो चीज़ इतिहास और परंपरा और अनुभव से सैंक्टिफाइड है, टेस्टेड है, वो जो संविधान होता है वही वास्तविक संविधान होता है, जिसमें हम जीने के अभ्यस्त हैं, जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं और जिसमें हम अपने लिए भविष्य भी देखते हैं। तो ऐसा संविधान इस प्रकार की चीज़ होती है। इट इज़ ए प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ एनी सेटल्ड स्कीम ऑफ गवर्नमेंट अगेंस्ट एनी अनट्राइड प्रोजेक्ट। कि असली संविधान वो है जो कि किसी अनट्राइड प्रोजेक्ट पर आधारित ना हो, किसी अमूर्त चिंतन का परिणाम ना हो, बल्कि सम्यक संविधान वो होता है जो कि हमारे विराट ऐतिहासिक अनुभव की उपज होता है, सेटल्ड स्कीम ऑफ गवर्नमेंट। तो इसलिए वो कहता है, और वो कहता है कि संविधान कोई एक या कुछ व्यक्ति या केवल आज के लोग नहीं बनाते। इट इज़ ए डेलिबरेट इलेक्शन ऑफ एजेस एंड ऑफ जेनरेशंस। कि संविधान की रचना पीढ़ियों में, युगों में होती है। वो कोई एक आध साल में या कुछ एक महीने में या कुछ एक समूहों के द्वारा नहीं होती। तो बर्क इस प्रकार के प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन का पक्षधर है। एक ऐसा संविधान जो कि हमारी प्रकृति के अनुसार भी हो और हमारी प्रकृति की उपज भी हो।
जो संविधान हमारी प्रकृति की उपज होगा वही हमारे कल्याण में सहायक होगा, वही हमको सही दिशा में ले चलेगा। तो इसलिए जो कि फ्रांस में घटित हो रहा था और बाद में संसार के बहुत सारे देशों में ये घटित हुआ कि आपने एक ऊपर से एक संविधान बना के लोगों के ऊपर लाद दिया और उसके अनुसार अब लोगों ने अपने को ढालना शुरू किया। लेकिन क्योंकि वो उनकी प्रकृति में विद्यमान सिद्धांतों पर आधारित नहीं है या उनकी नेचर के अनुसार नहीं है, तो इसलिए वो संविधान तो समाज में अनेक विद्रूपताएं और अनेक समस्याएं ही उत्पन्न करेगा। तो इसलिए वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रिस्क्रिप्टिव होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज नहीं किए जाते, फैब्रिकेट नहीं किए जाते, कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व करते हैं, प्रिस्क्राइब किए जाते हैं जनरेशन्स के द्वारा, एजेस के द्वारा। तो इस तरह से उसने कम से कम जो आधुनिक काल में संविधान का सिद्धांत प्रचलन में है, बर्क तो उससे बिल्कुल सहमत नहीं है कि ये तो संविधान का एक बहुत ही कृत्रिम और असम्यक सिद्धांत है, जिस प्रकार के संविधान के सिद्धांत से आज हम लोग परिचित हैं या अवगत हैं। इंग्लैंड की वो कहता विशेषता ये है संविधान की कि इंग्लैंड का संविधान एक संतुलित संविधान है, एक बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि उसमें सत्ता और स्वतंत्रता दोनों के बीच बड़ा सुंदर संतुलन स्थापित किया गया है। और ये संतुलन स्थापित होने में शताब्दियां लग गईं, कोई रातों रात ये स्थापित नहीं हुआ। जो हमारे यहाँ की 3 बुनियादी संस्थाएं हैं राज्य की, राजा, संसद और न्यायालय, इनके विकसित होने में और इनके संबंधों का, अंतर संबंधों का नियमन होने में एक लंबा इतिहास है। और उस इतिहास से इनके सूत्र और सिद्धांत विकसित हुए हैं और इसलिए उनके बीच एक इक्विलिब्रियम, एक संतुलन स्थापित हो गया है। और वो संतुलन एक लंबे विकास का परिणाम है, एक लंबे अनुभव का परिणाम है। तो इसलिए जो हमारे यहाँ जितने भी शासन के अंग हैं वे इतिहास और परंपरा से विकसित और पोषित हुए हैं। उनके बीच जो संबंध है, जो संतुलन है, वो एक बड़ा सहज स्वाभाविक संबंध है। वो हर इंग्लिशमैन के अंदर निहित है। हर इंग्लिशमैन उस संबंध को और उस भूमिका को बड़े आदर की दृष्टि से देखता है। और ऐसी व्यवस्था बन गई है कि कोई भी एक अंग शासन का अपनी मर्यादा से, अपनी सीमा रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकता। और अगर वो करता है तो उसको जनता स्वीकार नहीं करती और उसको इस प्रकार से दंडित किया जाता है या सबक सिखाया जाता है कि वो फिर से अपनी मर्यादा में वापस आता है। तो इसलिए वो कहता है कि जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बहुत ही संतुलित संविधान है। वो सोसाइटी और पॉलिटी में एक इक्विलिब्रियम का सोर्स रहा है। जब कभी भी विवाद आए हैं, विभिन्न प्रकार के विवाद आते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उनका समाधान उसी फ्रेमवर्क में हमेशा किया गया है। और उसी इतिहास के अनुभव के आधार पर जो कुछ भी और नवीनताएं जोड़नी पड़ी हैं वो हमने जोड़ ली। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियों के अनुसार संविधान को ढाला नहीं गया। इंग्लैंड का संविधान परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालता रहा है, लेकिन वो एक सहज प्रक्रिया के अनुसार। जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन हमारी जो पहचान है वो कभी बिगड़ती नहीं या समाप्त नहीं होती। इसी तरह से परिवर्तन तो अपेक्षित है, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं। उनके अनुसार जो संविधान के सूत्र और सिद्धांत हैं उनमें भी कभी कभी परिवर्तन करना पड़ता है। लेकिन किसी भी संविधान को आप बिल्कुल क्लीन स्लेट से शुरू नहीं कर सकते। ऐसे संविधान
केवल जो कि अमूर्त सिद्धांतों और विचारों पर गढ़े गए हैं, जो अपनी इतिहास और परंपरा से अब कोई संबंध नहीं रखते, वे संविधान जो कि हमारी प्रकृति को ही नहीं समझते या नहीं स्वीकार करते, वे कैसे हमारा कल्याण कर सकते। तो इसलिए वो कहता है कि हम किसी पॉलिटिकल इमोबिलिटी के पक्षधर नहीं हैं, कि कोई परिवर्तन विरोधी हैं, लेकिन ये है कि परिवर्तन रातों रात नहीं होते, बड़े पैमाने पर नहीं होते, परिवर्तन एक सहज प्रक्रिया के अंतर्गत होते रहते हैं। तो समाज में कभी असंतुलन या विघटन की स्थिति नहीं आती। फ्रांस के क्रांतिकारियों ने रातों रात और एक विशालकाय परिवर्तन करके समाज को विघटन की स्थिति में, अराजकता की स्थिति में डाल दिया। तो इसलिए जो नेशनल लाइफ के जो चेंजेस होते हैं वो ओवरनाइट नहीं होते, ना वो ड्रास्टिक होते हैं, ना वो रेडिकल होते हैं। वे परिवर्तन करने से पहले बहुत कुछ चीज़ों पर सोचना पड़ता है कि इसका कुल प्रभाव क्या पड़ेगा। तो इसलिए परिवर्तन तो अपेक्षित है, लेकिन हम हर चीज़ आज ही शुरू हुई है या आज से शुरू करेंगे, ऐसा संविधानों के या राजनीतिक प्रणालियों के विषय में नहीं होता। जिसके लिए अंग्रेज़ी में होता है कि डी नोवो, वो कहता है कि वी शैल बिगिन डी नोवो, बिल्कुल नए से, ज़ीरो से आज हम शुरू करेंगे। ऐसा राज्यों का इतिहास में कभी नहीं होता, ऐसे राष्ट्र और संस्कृतियों के इतिहास में कभी नहीं होता। इसलिए श्रेष्ठ संवैधानिक व्यवस्था वो है जो कि प्रिजर्व करना भी जानती है और रिफॉर्म करना भी जानती है, जहाँ प्रिजर्वेशन के साथ रिफॉर्म है। प्रिजर्वेशन को इग्नोर करके रिफॉर्म के नाम पर रेडिकल चेंज करना, ड्रास्टिक चेंज करना, एक बिल्कुल नई पहचान गढ़ना अपने लिए, ये संभव भी नहीं है और वांछनीय भी नहीं है। इसलिए वो कहता है कि हम पॉलिटिकल इमोबिलिटी के पक्षधर नहीं हैं। मोबिलिटी तो, परिवर्तनशीलता तो जीवन का अंग है, आवश्यक है, लेकिन हमें कोई परिवर्तन करते समय अपने इतिहास और परंपरा की महत्ता को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जो हमारे मूल स्रोत हैं, उन मूल स्रोतों को ध्यान में रखते हुए जो अपेक्षित परिवर्तन हैं, वो परिवर्तन आप अगर करेंगे तो वो हमारे लिए कल्याणकारी होंगे। और वो कहता है कि राजनेता कौन होता, हु इज ए स्टेट्समैन? A disposition to preserve and an ability to improve taken together would be my standard of a statesman। कि राजनेता वो है जिसके अंदर अपने इतिहास से, जिसके अंदर इतिहास बोध भी हो, परंपरा का बोध भी हो, अपने राष्ट्रीय जातीय अनुभव के प्रति भी सम्मान हो और सुधार करने का विवेक भी हो। जिसके अंदर ये दोनों गुण विद्यमान होते हैं, सही अर्थ में स्टेट्समैन या राजनेता वो होता। ऐसे राजनेता अगर हमारे संविधान को दिशा देंगे तो हमारा राष्ट्रीय जीवन, हमारा राजनीतिक जीवन सम्यक अर्थ में संचालित होता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि बर्क ये कहता है कि अनरिफॉर्म्ड एग्जिस्टेंस और एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन के बीच में हमें रास्ता तलाश करना। परिवर्तन के नाम पर सब कुछ नष्ट भी नहीं कर देना है, सब पुराना नष्ट भी नहीं कर देना है, एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन भी ठीक नहीं है, और इतिहास और परंपरा के नाम पर विकृतियों को स्वीकार करना ये भी उचित नहीं है। तो इसलिए वो कहता है कि जो विवेकपूर्ण जो मार्ग है,
वो ये होगा कि हम अनरिफॉर्म्ड एग्जिस्टेंस और एब्सोल्यूट डिस्ट्रिक्शन के बीच से कहीं रास्ता तलाश करें, रास्ता निकालें, ये आवश्यक होगा। लेकिन जो फ्रांस के क्रांतिकारी हैं, ये लोग जिस प्रकार से संविधान की या राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या कर रहे हैं, वो तो स्वयं उनके लिए हितकारी नहीं है और इंग्लैंड को तो उसकी नकल करनी ही नहीं चाहिए। जो उसने रिफ्लेक्शंस ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक जो मुख्य बात कही है वो ये भी है कि कोई हमें फ्रांस के क्रांतिकारियों से प्रेरित नहीं होना है। इंग्लैंड में बहुत सारे लोग उस समय थे जो कि फ्रांस के क्रांतिकारियों से प्रेरित होकर इंग्लैंड को रिपब्लिक बनाना चाहते थे। तो बर्क ने कहा कि वो दुष्प्रयास हमें नहीं करना चाहिए, और इस अर्थ में उसकी भविष्यवाणी या उसकी जो दूरदर्शिता थी वो सत्य प्रमाणित हुई, क्योंकि फ्रांस ने क्रांति के बाद जिन अराजक परिस्थितियों का सामना किया और बड़े लंबे समय तक, उसने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि कोई भी राष्ट्र अपने इतिहास और अपनी संस्कृति से विमुख होकर किन्हीं सिद्धांतों को या नीतियों को स्वीकार करेगा तो इसमें उसका कल्याण नहीं हो सकता। इस अर्थ में बर्क के विचारों की महत्ता है। तो ये बर्क के कुछ दो मुख्य सिद्धांत हैं जिनका राजनीतिक चिंतन के इतिहास में एक विशिष्ट महत्व है, क्योंकि वो एक ऐसा उदारवादी है जो कि कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के ऊपर बहुत बल देता है, उनकी महत्ता को वो समझता है। अन्य पक्षों पर हम लोग आगे विचार करेंगे।